तो दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता है कि हम लोग मानव कौल जी की किताब अंतिमा का विमोचन कर रहे हैं। इसकी ऑडियो बुक की सीरीज है और हम इस सीरीज पे इसके 7वें भाग पर आ चुके हैं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बिस्तर पर आंखें बंद किए पड़ा रहता हूँ। शरीर एक मशीन सा बंद पड़ने लगता है। जैसे पहाड़ों में आवाज गूंज कर आपके पास वापस आती है, ठीक वैसे ही दिन भर के जिए हुए की आवाजें अभी भी किसी निरर्थकता के पहाड़ से टकरा कर वापस आ रही थी। छिपकली, हरा धागा, पिता की सांसें, हिरन, गर्दन पर गहराता तिल। इन शब्दों को लेटे लेटे सुनता हूं तो लगता है यह मशीन कितनी आवाज करने लगी है। फिर एक मौन का धब्बा शरीर में किसी जगह महसूस होता है, शायद वहां जहां से रोंगटे खड़े होते हैं, और धीरे धीरे वह मौन पूरे शरीर में पसरने लगता है। नींद का आना दिन भर की सबसे सुखद घटना प्रतीत होती है। शायद अंतिमा कोई नहीं है, वह असल में एक तिल है जिसे दिसंबर की सर्दियों में दिल्ली में मैंने किसी के मफलर से झांकते हुए देखा था। शायद पवन बचपन में मेरी उंगली में फंसी हुई एक फांस है जिसे मैं अब इस उम्र में आकर निकालने का प्रयत्न कर रहा हूं। शायद अरु मेरी यात्राओं में कहीं कैफे में बैठी वह लड़की थी जो मार्केज की लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा पढ़ रही थी, और उससे बात करने की हिम्मत में मैं बस उससे अपनी सिगरेट जलाने के लिए लाइटर ही मांग पाया था। शायद पिता बहुत पहले नहीं रहे थे और अब उनसे जिए संबंध की ग्लानि पूरी कहानी में पसरी पड़ी है। शायद मैं अभी भी रोहित ही हूँ। शायद मैं अभी भी वर्मा मैडम के तौलिया में कहीं लिपटा पड़ा हूँ, जबकि वर्मा मैडम किसी पढ़े हुए उपन्यास का कोई पात्र थी। कभी हिरन की डरी हुई आंखें दिखती हैं और उस आंख में सारा भीतर बाहर पड़ा दिखता है और सारा बाहर भीतर तक झंझोड़ देता है। कई दिनों की सफाई बची हुई है, बाथरूम में कपड़े दिखते हैं और मैं फिर बात कल पर टाल देता हूँ। बस एक भूख है जो किचन में सारा काम सही वक्त से करवा लेती है। कभी मैं चिड़िया को देखने में व्यस्त हो जाता हूँ तो कभी कोई कौवा पानी पीने की इच्छा से बालकनी पर मंडराता दिखता है और मैं उससे नजर नहीं हटा पाता हूँ। संसार किस कदर सूक्ष्म हो चुका है कि हर छोटी चीज बड़ी जान पड़ती है, और जो बड़ी हरकतें पूरे विश्व में हो रही हैं उनका हम पर असर जाता रहा है। बहुत सी अजीब खबरें चारों तरफ से आती रहती हैं। लोगों में कुछ अप्रत्याशित होने की लालसा उबलती दिखती है। अपने मनोरंजन के लिए हम चाहते हैं कुछ और घटित होता रहे जिसकी व्यस्तता में हम अपने होने के निशान ढूंढ सके। हर व्यक्ति अपनी शिरकत चाहता है। वह महज दूर बैठकर घटनाओं का गवाह भर नहीं बना रहना चाहता है। उस शिरकत में वह हर उस अफवाह को आगे बढ़ाना चाहता है जिसकी त्रासदी सीधा उससे न जुड़ी हो, जबकि सारा कुछ हम सब से जुड़ा हुआ है। हम अगर थोड़ा सा दूर हटकर देखें तो कितना विरोधाभास है हमारी कथनी और करनी में। मैं जितना भी चीजों से दूर रहना चाहता हूँ, खुद को हर बार उसके बीच में पाता हूँ। ऐसी स्थिति सलीम को फोन करने के बाद ज्यादातर पैदा हो जाती है। उसे हर विपदा को पढ़ना और उसके हर पक्ष को मुझे साझा करना बहुत पसंद है। मैं बिना ज्यादा भागीदारी के उसकी सारी बातें सुनता रहता हूँ, क्योंकि मेरी सारी भागीदारी मेरी मेजॉरिटी के होने के पक्ष से आती है। उसका मुसलमान होना मेरे सारे संवादों को छोटा कर देता है। सलीम की अच्छी बात यह है कि वह मेरी तरह ही नास्तिक है, तो हम दोनों के संवाद अंत में एक किनारा पा लेते हैं। मुझे बहुत देर से लग रहा था कि कुछ कमी है, तभी याद आता है कि संगीत नहीं सुनाई दे रहा है। सारे सुने हुए गानों को फिर से लगा देता हूँ और लगने लगता है कि अभी हर चीज अपने सम पर आ गई है। मैं वर्मा मैडम की कहानी पर जाना चाहता हूँ, पर कहानी लिखने की प्रक्रिया में अब वर्मा मैडम की हिस्सेदारी जरूरी है और वह नदारत है। वह कहानी में शहर गई हुई हैं और वापस आने का नाम नहीं ले रही हैं। मैं हर रात उठकर बैठक में घड़ी देखता हूँ तो 3:10 चूक गया होता है। एक अंधविश्वास सा भीतर घर कर गया है कि जब तक 3:10 पर नहीं उठूंगा कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। 3:10 असल में एक किस्म की अनुमति है जो पिछले कई दिनों से मैं वर्मा मैडम से मांग रहा हूँ कहानी आगे बढ़ाने के लिए। जिद्दी हैं और मेरे पास अपने पात्र से ईमानदार होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। पिता का फोन आया। वह कह रहे थे कि पूरे देश को स्वर्ग की बद्दुआ लगी है। मुझे यह बात समझ में नहीं आई। मैंने पूछा, स्वर्ग की कैसे? वह कहने लगे कि कश्मीर स्वर्ग है और हम सब ने उसको नोच खाया है, उसकी बद्दुआ तो लगेगी।
सलीम बताता है कि अखबार में कहीं भी कश्मीर का जिक्र हो तो पिता कई बार उस अखबार को पढ़ते हैं। दिन भर अखबार में कश्मीर के चित्र को ताकते रहते हैं, मानो उस अखबार में खुद का होना टटोल रहे हों। ठीक ठीक कश्मीर में उनके साथ क्या हुआ था, किसी को नहीं पता था। आखिरी बार जब कश्मीर में वह अपना एकमात्र मकान कुछ कौड़ियों के दाम बेचने गए थे, तब कुछ बहुत अजीज दोस्तों के फ़ोन नंबर ले आए थे। पीले रंग की छोटी सी डायरी में, जो हमेशा उनके तकिए के नीचे रखी होती। वह कभी कभी उसे निकालते और अपने दोस्तों से कश्मीरी में जिरह करते। शायद वह उनसे बात ही करते हों, पर उनकी आवाज़ में इतना उत्साह होता कि हमें लगता कि किसी से लड़ाई चल रही है। बात खत्म होने पर उनका चेहरा लाल हो चुका होता, मानो बातों में कश्मीर उनके चेहरे पर बचा रह गया हो। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कश्मीरी सीखूं, पर पिता इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि अगर सीखना है तो अंग्रेजी सीखो। उन्होंने कभी मुझसे कश्मीरी में बात नहीं की और मुझे पूरी जिंदगी अंग्रेजी से नफरत रही। इन्हीं दोपहरों में कोई खत वादियों से आते थे, उर्दू में लिखे हुए। मुझे उर्दू में लिखे खत इतने खूबसूरत लगते, मैं उन्हें उलट पलट कर देखता रहता। पिता अपनी खुफिया अलमारी में उस खत को रखने के पहले कुछ देर मुझे उससे खेलने देते थे। वह मेरे पिता थे और हमारे घर में ही उनका एक गोपनीय संसार था। जब भी वह अपनी खुफिया अलमारी खोलते, हमें उस गुप्त संसार के चिन्ह दिख जाया करते थे। जब भी मैंने उनसे कश्मीर पर सवाल किए, वह ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ और आसमान का जिक्र करते। बाकी किसी भी बात पर वह उठकर बाथरूम चले जाते और बातों का सिलसिला वहीं ख़त्म हो जाता। जब तक माँ थी मेरी लड़ाई में, मैं हमेशा कश्मीर के बारे में सवाल करता और माँ मुझे डांट कर चुप करा देती। मेरी माँ की आंखों में भी कश्मीर को लेकर कई कोरे पन्ने थे, पर वह उन कोरे पन्नों को कोरा ही रहने देना चाहती थी। माँ के चले जाने के बाद पिता की तबीयत बिगड़ती गई और हमारे बीच से बचा खुचा कश्मीर भी जाता रहा। आजकल वह गाहे बगाहे कश्मीर का जिक्र छेड़ देते थे। माँ की मृत्यु के बाद मैं उन्हें मुंबई ले आया था। हम दोनों इस नतीजे पर बहुत जल्दी पहुंच गए कि साथ नहीं रहा जा सकता। खासकर मुंबई के इन छोटे घरों में तो बिल्कुल भी नहीं। वो वापस गांव चले गए। सलीम रिक्शा चलाता था। जल्द ही वह उनका पर्सनल रिक्शे वाला हो गया। दोनों की दोस्ती सी हो गई और कब सलीम उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया, हमें पता ही नहीं चला। मेरी सारी जिम्मेदारियों का बोझ सलीम ने अपने मजबूत कंधों पर उठा लिया। शायद जो मेरा भाई मरा हुआ पैदा हुआ था, माँ के जाने के बाद वह सलीम के रूप में घर आ गया है। पहले पिता को लेकर मुझे बहुत ग्लानि होती थी, पर अब लगता है कि इस व्यवस्था से हम दोनों का एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ गया है। वह सलीम से मेरे हाल चाल पूछ लेते और मैं सलीम से उनके। अरू का मैसेज आया, आप देख रहे हैं कि हल्की बारिश हो रही है। मैं बालकनी में जाकर खड़ा हो गया, पर मुझे बारिश नहीं दिखी। हवा में ठंडक थी। मैंने मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैं बालकनी में खड़े हुए सामने बिखरे सूनेपन को ताकता रहा। कभी कभी अपना जिया हुआ कितना तितर बितर लगता है। हवा में टंगा हुआ सा एक बेतरतीब सा पुराना दिन दिखता है और दया आती है उस पर। इच्छा होती है कि काश मेरे पास भी पिता की तरह एक खुफिया अलमारी होती, जिससे मैं अपना सारा पुराना तरतीब से जमा कर रख देता। कम से कम यूं बिखरे पड़े टंगे हुए दिन तो यहाँ वहां पड़े हुए नहीं दिखते। कुछ ही देर में मैंने खुद को रात की सूनी सड़क पर चलता हुआ पाया। मेरा मन नहीं था कहीं भी, पर मेरा शरीर खुद को थकाना चाह रहा था। मास्क न भूल जाऊं के डर में मैं फोन घर पर ही भूल गया था। मुंबई कभी इतनी सूनी नहीं हुई। इसकी सड़कों पर चलते हुए लग रहा था कि मैं अपने शरीर के भीतर चल रहा हूं। चुप्पी इतनी थी कि मेरे ही पैरों की आवाज मेरे कानों तक ऐसे पहुंच रही थी, मानो कोई मेरे ठीक पीछे चल रहा। लैंप पोस्ट की रोशनी में मेरी परछाई कभी आगे दिखती है तो कभी सरक कर पीछे चली जाती है। कभी मैं दो हो जाता हूं तो कभी मेरी ही परछाई मेरा जूता खा रही होती है। कुछ कुत्ते भागते दौड़ते यहां वहां दिख जा रहे थे। कुछ लोग तितर बितर से किसी अंधेरे कोने से निकलकर दूसरे अंधेरे कोने में गायब हो जाते। कभी कोई पुलिस की गाड़ी निकलती तो कभी एम्बुलेंस। हमारे साथ साथ इस शहर की रातें भी कितनी बदल गई थी। मेरे पैर आदतन ज्यादा वीरानी और अंधेरे की तरफ बढ़ते जाते। कैसे सबसे ज्यादा लोगों से भरे इस शहर में हम खाली जगहों को तलाशते फिरते हैं। इन सारे बेतरतीब बीतते दिनों में मेरा पूरा शरीर लिखने की जगह लगातार तलाशता रहता था। काश मैं पहाड़ों पर होता, एक अच्छी लिखने की जगह, एक बहती नदी की तरह है, जो अपने बहतेपन में इतनी स्थिर है कि उसके ऊपर बहुत आसानी से बिना डूबे लेटा जा सकता है।
मैं इस वक्त कम चल रहा हूँ और बह ज़्यादा रहा हूँ। मुझे अरू को मैसेज कर देना चाहिए था। कोई भी थोड़ा करीब आता है तो लगता है कि नदी में लहरें उठने लगी हैं, भीतर की सारी स्थिरता बिखर रही है। यह कितना दोगलापन है। जब कोई व्यक्ति मेरे जीवन में प्रवेश कर रहा होता है तब मैं उसका स्वागत करता दिखता हूँ, पर बहुत जल्द ही वह व्यक्ति खुद को एक वीरान खंडहर में पाता है, जहाँ सिर्फ टूटी उजड़ी इमारतें हैं, किसी युद्ध के बाद बचे हुए शहर जैसी। मैं उसे अकेले भटकता हुआ छोड़कर वहां से खिसक लेता हूँ। यह इतनी बार मैं कर चुका हूं कि अपने किए हुए पर अब पछतावा भी नहीं होता है, बस घृणा होती है खुद से। आजकल किसी भी नए के मिलते ही मैं घबरा जाता हूँ और प्रवेश द्वार पर ही उसे रोक देना चाहता हूँ। मैंने अरू को दरवाजे पर ही रोका हुआ है, पर मेरा पूरा शरीर चाहता है कि मुझे अरू को मैसेज कर देना चाहिए था। मैं खुद पर खींचने लगता हूँ। चुप, मैं चिल्लाता हूँ, चुप। मैं पागल हो गया हूं क्या? अकेले एक वीरान सड़क पर चुप चिल्ला रहा हूं और किसे चुप रहने को कह रहा हूं? मैं ठिठक जाता हूं। दूर चौराहे पर सड़क के किनारे बैठे लोग मुझे एकटक देख रहे थे। मैंने उन्हें हाथ दिखाया, पता नहीं क्यों। फिर चोरों की तरह दूसरी सड़क पकड़कर आगे बढ़ जाता। अच्छा हुआ है कि मैं मास्क पहने हुए हूं। कोई इस तरह की हरकत में मुझे पहचान नहीं सकता है, पर मुझे पहचानता ही कौन है? एक लेखक को इस देश में कितने लोग जानते हैं? इस वक्त कितना बज रहा है? कौन सा दिन है? शायद कल अंतिमा की फ्लाइट है दिल्ली की। जाने के पहले मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अभी फोन नहीं है और इच्छा हो रही है कि सबको फोन करूं और देर तक उनसे उनकी कहानियां सुनता रहूं। आज उनका दिन कैसा गया इसका तफसील से ब्यौरा लूं। क्यों मैं सलीम नहीं हूं? मेरे पिता की कल्पना का उनका बेटा मैं कभी क्यों नहीं बन पाया? मेरी माँ हमेशा मुझे टोकती थी कि मैं थोड़ा और ठीक हो जाऊं। मैं कभी पूरा ठीक क्यों नहीं हुआ? मैं लेखक हूं, पर लेखक दिखता नहीं। वैसे लेखक कैसा दिखता है? मैं असल में किसी को भी दिखना नहीं चाहता हूं और यह भी चाहता हूं कि सब मुझे देख सकें। मैंने अपने सिर पर हाथ फेरा, एक गहरी सांस भीतर ली। और वो दरवाजे पर खड़ी है और मैं उसका प्रवेश रोके हूं। शायद वह भीतर नहीं आना चाहती है, पर चूंकि मैं उसे रोक रहा हूं तो उसकी उत्सुकता भीतर आने में और बढ़ गई है। पवन मुझे पसंद है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। मुझे पवन की बातें अच्छी लगती हैं, पर हमेशा लगता रहता है कि वह जैसे ही चुप हो मैं भाग जाऊं। पवन शायद मेरी उंगली में फंसी हुई फांस निकाल सकता है। एक जाल है जिससे मैं हर वक्त फंसा हुआ रहता हूँ, जो विरोधाभास के पतले तारों का बना हुआ है। तार छील देते हैं और मैं उस छिले हुए को कुरेद कर एक सच्ची कहानी तलाश रहा होता हूँ। मैं घर से बहुत दूर निकल आया था। मैंने एक छोटी सड़क पकड़ी जो मुझे जल्दी घर पहुंचा देगी। हवा बहुत अच्छी चल रही थी। मैंने फिर एक गहरी सांस भीतर ली। मुझे खुद को संभालने की जरूरत है। मैं भटक रहा हूँ, मैं कहानी पर रहना चाहता हूँ। मैंने कहानी के बारे में सोचना शुरू किया और तभी मेरी चाल थोड़ी धीमी हुई। मैं कुछ ही देर में रुक गया। मैंने खुद को एक बहुत ही पुराने जर्जर घर के सामने खड़ा पाया। उस घर के पीछे के दो कमरों से बल्ब की रोशनी का धुंधला पीलापन झांक रहा था। यह घर अजीब सा अपनापन लिए हुए था। मैंने सीधे हाथ से टूटे हुए गेट को धक्का दिया और वह चर्र की आवाज के साथ थोड़ा खुल गया। मैं कुछ ही देर में उस घर के आंगन में था। घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और उसके ऊपर दो लकड़ी के पल्ले किसी ने कील से ठोक रखे थे। मैंने उस दरवाजे के भीतर झांका, पर कुछ दिखा नहीं। मैं जानता था इस घर को। मैं चलते हुए घर के दूसरी तरफ गया। मेरे चलने से सूखे पत्तों के चिटकने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे लगा कि मैं अतीत के किसी जंगल में प्रवेश कर चुका हूँ। लैंप पोस्ट की रोशनी उस घर की एक टूटी खिड़की पर पड़ रही थी। मैंने उसके पास वाली दूसरी खिड़की से भीतर झांका तो देखा कि बीच घर में धूल से ढकी हुई बुखारी जल रही है। कांगड़ी गिरी हुई है और उससे गिरे हुए गर्म कोयले के टुकड़े माँ बीन रही हैं। उनके हाथ जल रहे हैं और वह कोयलों को बार बार उठाकर वापस कांगड़ी में डालने की कोशिश कर रही हैं। घर की दीवारें जो धुंधले प्रकाश में थोड़ी थोड़ी दिख जा रही थी, उन पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। पिता के कश्मीर से आए खतनुमा शब्दों में। एक अंधेरे कोने में पिताजी दीवारों पर लिखे शब्दों को पढ़ रहे थे। उनके कश्मीरी शब्दों से एक संगीत पैदा हो रहा था। वह कश्मीरी में बड़बड़ाते हुए अचानक मुझे खिड़की पर खड़ा हुआ देख लेते हैं। मैं लड़खड़ा कर गिर जाता हूँ। डर के मारे खुद को समेट कर वापस जाने के लिए कुछ कदम बढ़ाता हूँ। तभी घर के पीछे की तरफ एक खटका होता है। आंगन के दूसरे हिस्से में,
जहाँ बरगद के पेड़ ने अपना कब्जा जमा रखा था, वहाँ किसी की आहट होती है। मैं उस बरगद की तरफ चलने लगता हूँ। तभी मुझे दो चमकती हुई आंखें दिखती हैं। मैं कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ाता हूँ, फिर रुक जाता हूँ। वह दो आंखें मेरी तरफ आती हैं। एक तेज छलांग के साथ वही हिरन मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। मेरे मुंह से चीख निकली और मैं आंगन के एक दीवार को पार करता हुआ सीधा घर की तरफ भागना शुरू करता हूँ। अपने घर के पास पहुंचने पर मैं थोड़ा धीमा होता हूँ, पर चाल में लगभग दौड़ते रहने की रफ्तार बनाए रखता हूँ। मुझे एक गहरी नींद की जरूरत थी। मुझे अपना बिस्तर चाहिए था। मुझे मेरे पिता के चौड़े कंधों की जरूरत थी। मुझे मेरी माँ की गोद चाहिए थी। मैं बिखर रहा था और बच्चा होता जा रहा था। मैं चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता था कि मैं बड़ा नहीं हुआ हूं अभी भी। मैं अभी भी बच्चा ही हूं। मैं रोना चाहता था। मैं फिर भागना शुरू करता हूँ। भागते भागते कब घर आता है और कब मैं बिस्तर पर चित गिर जाता हूँ और कब नींद आ जाती है, इसके हिसाब में बहुत गड़बड़ थी। नींद में वह सारी गड़बड़ किनारा पा चुकी थी। घर आंखों के सामने गिर पड़ता है। बचाने में हम जितना उसके करीब जाते हैं, वह उतना दूर पड़ा दिखता है। हम सिर्फ उसकी उठ रही धूल में चेहरों का बनना बिगड़ना देख सकते हैं। चेहरों की झुर्रियां कहाँ शुरू होती हैं और घर की दरारें कहाँ खत्म होती हैं, इसका अंतर धुंधला पड़ता जाता है। जब वह माँ की अस्थियां राख में बटोर रहा था, तब उसे अपने घर के अवशेष भी पड़े मिले थे। मैंने रात में सोने के पहले कब लैपटॉप खोला था, कब इस कविता को लिखा था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे कविताओं से चिढ़ है। मैं कविताएं नहीं लिखना चाहता था, तो यह क्यों लिखी मैंने? क्या यह अरू की सुनाई कविता का असर था, ताकि वह दरवाजे पर न खड़ी रहे और मैं उसका स्वागत एक नई कविता से करूं? कविता लिखकर उसका फायदा उठा लूं? मैं कितनी नफरत करता हूं कविताओं से। मैंने उस लिखी कविता को तुरंत डिलीट किया और कसम खाई कि कोई कविता नहीं लिखूंगा। मुझे बस कहानी पर बने रहना है। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ते हुए मैं खुद बहुत भावुक हो गया था। आशा करता हूं कि आपको भी ये कहानी पसंद आ रही हो। मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग में।